दोस्तों, जिन्ना ने अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के दो टुकड़े कर दिए थे। एक भारत बना था और दो पाकिस्तान बने थे। ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और वेस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वक्त बदला, समा बदला और पे बैक टाइम आया। भारत में शक्तिशाली नेत्री आई जिनका नाम था इंदिरा गांधी। उन्होंने भारत के पार्टीशन का बदला जिन्ना से ले लिया और भारत को जिस तरीके से जिन्ना ने तोड़ा, उसी तरीके से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया और इंदिरा गांधी जी ने ये सब किया सिर्फ और सिर्फ सैम मैनेक्शॉ के बल पर। भारतीय सेना का वो सेनापति जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। जिस पार्टीशन की आग में भारत जला था, उस पार्टीशन की आग में फिर पाकिस्तान जला। कई दिनों तक वहां पलायन जारी रहा। सैम मैनेक्शॉ ने उस वक्त एक बहुत बड़ा वाकया दर्ज किया जो इनकी मेमोरीज में रहा, बाद में किताबों में आया और अब भारतीय सेना की एकेडमी में आ चुका है। और वो किस्सा था सैम मैनेक्शॉ और भारत की गोरखा फौज का, पैराशूट बटालियन का। गोरखा फौज में पैराशूट बटालियन थी। सैम मैनेक्शॉ वहां पहुंचे और उनका प्लान था कि हम ज़मीन से हमला करेंगे, पानी से वार करेंगे और आसमान से भी वार करेंगे। तीनों दिशा में हम वार करेंगे ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर और उन्हें मजबूर कर देंगे सरेंडर करने के लिए। और हुआ भी यही। पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया और इसमें सबसे मुश्किल रास्ता था हवा के माध्यम से ईस्ट पाकिस्तान में कूदना। और इसके लिए सैम मैनेक्शॉ गोरखा के पास गए और कहा कि यहाँ इतने सारे गोरखा मौजूद हैं, बताइए आप में से कौन कौन आसमान के रास्ते ईस्ट पाकिस्तान में कूदना चाहेगा और दुश्मन पर सीधा हमला करना चाहेगा। तभी उन गोरखा में से कुछ के हाथ खड़े हो जाते हैं। तब मैनेक्शॉ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी फौज में सिर्फ चंद हाथ उठे हैं। क्या भारतीय सेना इतनी कमज़ोर हो गई है? हमें सिर्फ आसमान के रास्ते जाना है और हवाई जहाज़ से पैराशूट लेकर ईस्ट पाकिस्तान में कूद जाना है। तभी अचानक से उन सभी फौजियों में से कई लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। तब गोरखा ने कहा कि हमें मालूम नहीं था कि हमें पैराशूट भी मिलने वाला है। इसी से आप भारत के गोरखा बटालियन के शौर्य को समझ सकते हैं। कई लोग तो ऐसे ही हाथ खड़े कर चुके थे। उन्हें बस ये पता था कि हमें पाकिस्तान में कूद जाना है, भले ही पैराशूट मिले ना मिले, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। वो सीधा कूदने के लिए भी तैयार हो गए थे, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी भारत माता के लिए। और अब फिर ऐसी ही स्थिति निर्मित होने वाली है, जिसके लिए लगातार भारत युद्धाभ्यास कर रहा है, पानी में भी, हवा में भी और ज़मीन पर भी। जी हाँ दोस्तों, अब फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले 15 दिनों में भारत ने कई इंटेंस युद्धाभ्यास किए हैं। ऐसे युद्धाभ्यास, ऐसे वॉर प्रैक्टिस जो सिर्फ और सिर्फ युद्ध से पहले ही की जाती है। आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है? भारत की आर्मेड फोर्सेस इतने हाई लेवल पर इतने सारे युद्धाभ्यासों में क्यों हिस्सा ले रही है? आपको बता दें कि भारत ने वायुसेना से कहकर हज़ारों किलोमीटर दूर, 4 हज़ारों किलोमीटर दूर तक अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट लड़ाकू विमानों को उड़ाया है। ना सिर्फ लड़ाकू विमानों को उड़ाया गया है, बल्कि उन्हें टारगेट भी दिया गया है और उस टारगेट को इन्होंने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। भारत के राफेल लड़ाकू विमानों ने 4 घंटे की उड़ान में 4000 किलोमीटर तक उड़ान भरी। ना सिर्फ वहां पर उन्होंने शूटिंग प्रैक्टिस की, टारगेट को एलिमिनेट किया, साथ ही हवा में रीफ्यूलिंग की प्रैक्टिस भी की गई। अब भला भारतीय वायुसेना इतने इंटेंस लेवल पर ऐसा क्यों करेगी? और अगर ये सिर्फ एक इंसिडेंट होता युद्धाभ्यास का, तो ये समझ में आता कि चलिए भारत ने नया राफेल विमान खरीदा है तो उसका एक टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ राफेल ही नहीं दोस्तों, सुखोई 30 MKI, जगुआर, C-17, C-130 का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा भारत ने एक काफ़ी बड़ा नेवल वॉर प्रैक्टिस यानी एक नौसेना युद्धाभ्यास भी किया है। भारत ने एक साथ अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य को समुद्र में उतार दिया है। सिर्फ हिंद महासागर में ही नहीं, अरब सागर में भी। और जब भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में चलता है तो उसके साथ कई सारे युद्धपोत और पनडुब्बियां भी होती हैं, जिन्हें CBG यानी कैरियर बैटल ग्रुप कहा जाता है।
ये कैरियर बैटल ग्रुप एक साथ पूरे के पूरे देश को मिटाने की क्षमता रखते हैं। ये कैरियर बैटल ग्रुप अपने देश के बेस से कई हज़ारों किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं और लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हथियारों से दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन 2 हफ्तों में भारत न सिर्फ युद्धाभ्यास कर रहा है बल्कि 2 बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया है, वो भी 15 दिनों के अंदर। 1 जून को अग्नि 1 का परीक्षण किया गया और 7 जून को अग्नि प्राइम का, जो अग्नि फैमिली मिसाइलों में सबसे हल्की है और ये अपने साथ 1 से 3 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। दरअसल दोस्तों, भारत यह युद्धाभ्यास और मिसाइल परीक्षण कर चीन को यह दिखा रहा है कि भारत युद्ध के लिए तैयार है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि भारत POK को वापस हासिल करने की तैयारी कर रहा हो, चारों फ्रंट पर अपने आप को तैयार कर रहा है। भारत को पता है कि जब वो POK को वापस लेने के लिए पाकिस्तान पर हमला करेगा तो रिटेलिएशन शुरू होगा। जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो गतिरोध शुरू हो गया था। अमेरिका हो चाहे यूरोपियन कंट्री हो, सब ने यूक्रेन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। उसी तरह से जब भारत POK को कब्जाने के लिए आगे बढ़ेगा तो ज़रूर चीन भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध में घुसना चाहेगा और जब चीन ऐसा करेगा तो उसे हैंडल करने के लिए पहली बार कैरियर बैटल ग्रुप को समुद्र में उतारा जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि भारत अब 3 एलीट कंट्री के ग्रुप, रूस, चीन और अमेरिका जैसे देशों जो दूसरे छोटे देशों को अपनी प्रोडक्शन देते हैं, उनकी ही तरह एलीट ग्रुप का सदस्य बनाना चाहता है, जहां भारत लीडर होगा, जिसमें कई छोटे छोटे देश भारत के साथ होंगे, जैसे म्यांमार, फिलीपींस, इंडोनेशिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत इतना इंटेंस युद्धाभ्यास क्यों कर रहा है? क्या भारत का POK वापस लेने की तैयारी है? क्या लगता है आपको? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें।